बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the topic of Excel, which was how we edit data and how we autofill data in Excel. We also talked about how we enter a formula in Excel spreadsheet. In today's lecture, we will start our next topic, which is functions. आज हम वर्क फॉर डे 9 बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है इंसर्टिंग फंक्शंस। इंसर्टिंग फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ना है कि हम कैसे एक्सेल में फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो वर्क फॉर डे 9 में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है और ये क्यों यूज़ होते हैं और इनको किस तरह आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम 3 फंक्शंस इस डे में कवर करेंगे, सम, प्रोडक्ट, एवरेज। जो रिमेनिंग फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्क फॉर डे 10 में उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसर्टिंग फंक्शन से। इंसर्टिंग फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं मतलब क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं। इंसर्ट का मतलब ऐसे मतलब बता देता हूँ। इंसर्ट आप यहाँ एंटरिंग से ले सकते हैं, एंटरिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप एंटरिंग इंसर्टिंग एक ही बात है कि आप कैसे फंक्शंस को एंटर करते हैं एक्सेल में। फंक्शंस बिल्ट इन और प्री डिफाइंड फॉर्मूली। अब उसने 2 लफ्ज़ लिखे हैं बस यहाँ एक्सेल में कि आप क्या असल में ये बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब होता है बेटा पहले से मौजूद। बिल्ट इन, बिल्ट का मतलब वैसे तो बनाना होता है, मतलब या बना लिया, लेकिन यहाँ पे बिल्ट इन पहले से मौजूद, अंदर पहले से मौजूद है। मतलब एक्सेल में पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं। बिल्ट इन और दूसरा मतलब भी है इसका प्री डिफाइंड, जिनका पहले से मीनिंग डिफाइंड हुआ है। प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड है, ठीक है। प्री डिफाइंड फॉर्मूली, फॉर्मूली का मतलब एक से ज़्यादा, मैं बताया था फॉर्मूला की प्लूरल फॉर्मूली होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक्सेल ने कुछ खुद ब खुद बिल्ट इन फॉर्मूली या प्री डिफाइंड फॉर्मूली पहले से हमें दिए हुए हैं ताकि हमें खुद हर चीज़ ना लिखनी पड़े, ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉमन बेटा चीज़ें होती हैं जो वो एक फंक्शन में लिख देते हैं ताकि हम सिर्फ वो फंक्शन कॉल करें और हमारा काम हो जाए। हम इस वक्त फ़िलहाल जो पढ़ रहे हैं एक्सेल वो बेसिक लेवल का पढ़े हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं एक्सेल में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप हर एक रो या हर एक सेल के लिए आप फॉर्मूला लिखें। उस सेल पे आप क्या करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस होते कहाँ हैं। फंक्शंस की लोकेशन है बेटा फॉर्मूला स्टेप। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप कहेंगे सर आपने कहा था कि फार्मूला की प्लूरल फॉर्मूली होती है और मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम है कि एक्सेल में जो टैब्स हैं जो मैंने बताया था रिबन के ऊपर होते हैं वहाँ पे फार्मूलाज लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम है। वैसे फार्मूलाज स्पेलिंग नहीं होते क्योंकि उसने देखें ऊपर ही उसने AE के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन जो टैब है रिबन में एक्सेल में वो उसमें स्पेलिंग फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो यही हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है इनकी, फार्मूला स्टेप। टैब्स कहाँ होते हैं, हमने पढ़ा था रिबन पे 7 टैब्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसमें एक टैब होता है फार्मूला स्टेप, वो अभी हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। वहाँ पे होते हैं, वहाँ से लगा सकते हैं आप एक तो फार्मूला टैब से फंक्शन को। अब यहाँ पे फार्मूला टैब से आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। इस पूरे टैब में बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, और इंसर्ट फंक्शन। अभी जो इंसर्ट फंक्शन है ये बेटा होता है फार्मूला बार में। ये जो इंसर्ट ये जो बेटा इंसर्ट फंक्शन है ये असल में फार्मूला बार के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा। फार्मूला बार पे ये बटन होता है छोटा सा इंसर्ट फंक्शन, वहाँ से भी आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। 2 जगह से कर सकते हैं, एक इंसर्ट फंक्शन यानी जो फार्मूला बार में होता है बटन, और फार्मूला टैब जो रिबन के ऊपर होता है फार्मूला टैब, ठीक है। एक और तरीका है, वैसे वो आसान है कि आप खुद फंक्शन का नाम टाइप कर लें, बजाय अगर कोई फंक्शन छोटा सा है, फर्स्ट करें जो ये आसान फंक्शन है, ये आपको वैसे ही इनके स्पेलिंग याद होते हैं या नाम याद होते हैं, तो आप खुद टाइप कर लें। वो कैसे टाइप करना है वो ऑर्डर अभी हम देखते हैं, लेकिन आप खुद भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको फंक्शन का नेम याद है, ठीक है। तो फंक्शन का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर ऑफ फंक्शन।
अब फंक्शन को लिखना कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लिखे कैसे फंक्शन को। जैसे हम देखा था लास्ट लेक्चर में कि फॉर्मूला कैसे एंटर किया जाता है, उससे लास्ट लेक्चर में हमने फिर देखा था आप डेटा कैसे एंटर करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ऑटोफिल कैसे करते हैं। तो स्टेप्स होते हैं बेटा कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी 3 स्टेप्स में उसने बताया हुआ ये ऑर्डर होना चाहिए फंक्शन का। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1, अ फंक्शन बिगिन विद इक्वल साइन। ये आपको पता है, ये आपने फॉर्मूला में भी देखा था that a function begin with equal sign। इसी तरह फॉर्मूला भी, a formula always begin with equal sign। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब बेटा जो फंक्शन है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए इक्वल साइन से, ये हमें पता लग गया। ये सेम बात है, कॉमन बात है ये फॉर्मूला में भी और फंक्शन में भी। नंबर 2, आफ्टर इक्वल साइन, जब इक्वल साइन डाल दिया तब क्या करना है, फंक्शन इज इंसर्टेड, मतलब फंक्शन का नाम लिखना है आपने। फंक्शन इज इंसर्टेड का मतलब कि आपने फंक्शन का नाम लिखना है जो आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इक्वल साइन फंक्शन इज इंसर्टेड, मतलब आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 3, ये नई चीज़ है आपके लिए, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वैसे तो हम कहते हैं उर्दू में या वैसे इंग्लिश में बात करें, बहस के मायने में आता है कि बहस ना करो, आर्गुमेंट हो रहा है या कोई अच्छी बात होती है दो लोगों के दरमियान जो खास लॉजिकल बात, या आप और कहते हैं आर्गुमेंट बहस हो रही है। यहाँ पे बहस मीनिंग नहीं है इसका, यहाँ पे मीनिंग है बेटा आर्गुमेंट का कि जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। अब फंक्शन के अंदर क्या लिखा जाता है, फंक्शन के अंदर बेटा उसकी वैल्यू, सेल रेफरेंसेस, सेल रेंज, ये सारी अभी हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट लाइन यही है, ठीक है। दोबारा एक बार ऑर्डर देख लें। सबसे पहले अ फंक्शन बिगिन विद इक्वल साइन, इक्वल साइन से स्टार्ट करना है। आफ्टर इक्वल साइन के बाद फंक्शन इज इंसर्टेड, फंक्शन को आपने इंसर्ट कर देना है, ठीक है, जो भी आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं। और नंबर 3 है आर्गुमेंट। अभी आर्गुमेंट क्या होता है ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट बेटा सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस, मैंने अभी आपको बताया था। सेल रेंज हमने पढ़ा था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट में, और सेल रेफरेंसेस, सेल एड्रेस भी जिसको आप कहते हैं, जो नेम बॉक्स में आता है, ठीक है। क्या हो सकते हैं ये आर्गुमेंट, सेल रेंज हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल सेल्स जो होते हैं। सेल रेफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब सेल के एड्रेसेस हो सकते हैं जो नेम बॉक्स में होते हैं। दैट आर इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। अब ये कहाँ होते हैं, ये दोनों चीज़ें कहाँ लिखी हो सकती हैं, पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस क्या होते हैं बेटा, आपकी सिंपल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट को आप पैरेंथेसिस भी कहते हैं। मैथ में ये जैसे ये ब्रैकेट्स मैंने डाली हुई है, इनको बेटा राउंड ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, ये असल में सेल रेंज होती है या सेल रेफरेंसेस होते हैं जो कहाँ लिखे जाते हैं, इनक्लोज बाय। कैसे इनको अराउंड क्या होता है, इनके पैरेंथेसिस होती हैं, ठीक है। किसके अंदर होता है आर्गुमेंट, इन पैरेंथेसिस के अंदर होता है, इनक्लोज होता है इनके अंदर, ठीक है, बंद होते हैं इनके अंदर, ये मतलब है इसका। अब बेटा ये सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस नहीं होते, और भी चीज़ें होती हैं इसमें। आप और आर्गुमेंट के साथ आप अरे, इसके साथ फॉर्मूला, कांस्टेंट और रिजल्ट ऑफ अनदर फंक्शन, अब मैंने ये जो चीज़ें लिखी हैं उसने सम फंक्शन के अंदर बताई हुई है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये उसको आर्गुमेंट में ही बतानी चाहिए थी, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनका क्या मतलब है बेटा। ये आर्गुमेंट है, ये सेल रेंज भी हो सकती है, ये सेल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, ये कोई अरे भी हो सकती है। अरे बेटा आप जरा समझ लें, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, 10th में जाके आपने पढ़ना है कंप्यूटर में। अभी आप ये समझ लें, इसमें लिस्ट होती है असल में अरे, जिसमें आप सेम टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक या स्ट्रिंग, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, भाई इतना समझें, ये लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक तरह की रख सकते हैं। फार्मूला आपको पता है, जो आपने फार्मूला पढ़ा है एक्सेल में। कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, पाई एक कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने मैथ में, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14159 वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ अनदर फंक्शन, अब इस फंक्शन में क्या होता है, आप किसी और फंक्शन का रिजल्ट वो भी इसमें आर्गुमेंट में रखवा सकते हैं, लेकिन ये एडवांस टॉपिक, ये सब चीज़ें एडवांस हैं जो आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़नी, सिवाय फार्मूला के, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो भी इतना ज़्यादा वो बताएगा नहीं फंक्शंस के अंदर फार्मूला कैसे लिखना है, असल वो काम करेगा सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। इसीलिए उसने डेफिनेशन में सिर्फ ये 2 बातें लिखी थी, ये वाली बातें उसने आगे सम फंक्शन में लिखी हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दी अभी, ताकि ये यहीं आपको क्लियर हो जाए। तो मेन जो है आर्गुमेंट जो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक है, वो है
आर्गुमेंट में सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कैसे इनक्लोज होते हैं, पैरेंथेसिस से, जिसको आप राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा बेटा देख लिया हमने कि फंक्शन होते क्या हैं, कैसे लिखा जाता है, आर्गुमेंट क्या होता है। अब मैं आपको एग्जांपल भी बता दूँ कैसे लिखा जाता है ये सब चीज़ें। फर्स्ट करें, आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू, जैसे ऑर्डर है उसी तरह मैं लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू, उसके बाद मैं लिखता हूँ आफ्टर इक्वल साइन फंक्शन इज इंसर्टेड, मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ कोई सा भी, सम, ये भी हमने पढ़ना है, लिख लिया हमने सम, ये बेटा हमने लिख लिया इक्वल टू और उसके बाद सम। अब क्या करना है हमने, स्टेप नंबर 1 और 2 हमारा हो गया, स्टेप नंबर 3 रह गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या लिखेंगे हम, आर्गुमेंट में बेटा हम लिखेंगे सेल रेंज या सेल रेफरेंसेस। आर्गुमेंट लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या डाली है, पैरेंथेसिस, स्टार्ट भी किया और उनको एंड भी कर दिया। अब बीच में इसके मैं क्या लिखूंगा, आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट में सेल रेंज भी लिख सकता हूँ और सेल रेफरेंसेस भी लिख सकता हूँ। ज़्यादातर बेटा सेल रेंज लिखी जाती है, आपकी बुक में जो भी उसने बात की है ज़्यादातर फंक्शन में सेल रेंज लिखी हुई है। सेल रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा एक शायद पावर फंक्शन जिसमें उसने लिखी हुई है, वो भी उसने असल में सेल रेफरेंस नहीं लिखा बल्कि उसने वैल्यूज़ लिखी थी, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ज़्यादातर इस आपकी बुक में सेल रेंज से बताया हुआ उसने, वो और ईजी भी होता है लिखना। फर्स्ट करें, आपने A1 से लेके A9 तक वैल्यूज़ को सम करना है, तो आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, A1 कॉलन, कॉलन आपको पता है सेल रेंज बताता है, A9, A1 से लेके A9 तक जितनी वैल्यूज है उनको क्या कर दो, सम कर दो। अगर आप ये काम फंक्शन के अलावा करें तो फिर आप किस तरह करेंगे, फिर आपको बेटा प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप A1 से लेके तमाम A9 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे बारी बारी। तो इसलिए फंक्शन ने आपका काम एक ही लाइन में कर दिया है, ठीक है। अगर आपने सिंपल ऐड करना है बेटा वैल्यूज़ को, तो आप क्या लिखते हैं फंक्शन के अलावा, A1, आप सबसे पहले इक्वल साइन डालते फार्मूला बार में, फिर लिखते A1 प्लस A2 प्लस A3 टू अप टू सो ऑन A9 तक, आप प्लस प्लस लिखते रहते, और वो आप एक, ठीक है, एक लाइन में आ सकता था लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता, आपको मिस भी कर सकते थे वैल्यूज़। तो सेल रेंज ने में ये दिया बेटा फ़ायदा कि आप क्या करें, सम लिखें सबसे पहले फंक्शन का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट के लिए पैरेंथेसिस डालें और उसके बाद आप सेल रेंज दे दें। तो आप इजीली ये काम एक लाइन में भी कर सकते हैं और छोटा है, मतलब ये लिखने में भी कम है। ये हमारा हो गया बेटा यहाँ तक फंक्शन। अब हम आते हैं जो फंक्शन हमने पढ़ने हैं इस डे में, सम, प्रोडक्ट, एवरेज। नाम से आपको पता लग रहा है क्या करते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैथ्स में पढ़े हुए हैं आपने, बस एक्सेल में कैसे यूज़ होते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट ले लें, ओवरव्यू ले लें इसका। फर्स्ट फंक्शन है हमारा सम, सिंपल है, नंबर्स को ऐड करता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन को आप प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाइज नंबर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है। एवरेज, एवरेज बेटा एवरेज निकालता है, या एवरेज का दूसरा नाम उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन, उसने यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न्स अरिथमेटिक मीन। असल में बेटा फंक्शन हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न आप इस तरह समझें कि आंसर जो होता है आप उसको समझें वो रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है ना आपको, आंसर दे रहा है, तो वो आप समझे रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है उसने रिटर्न्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन और एवरेज एक ही बात है, आपको पता है। एवरेज, अरिथमेटिक मीन जो बेटा टर्म है ये असल में स्टैटिस्टिक्स में, स्टैट्स में आप लोग पढ़ते हैं, आगे जाके आप लोग देखेंगे हाई क्लासेस में, वहाँ पे आप स्टैट्स में अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। आम लैंग्वेज में इसको, ये छोटी क्लासों में इसको आप एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। क्या होती है एवरेज, कि पहले आप सम करते हैं तमाम वैल्यूज़ का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब इस एवरेज फंक्शन का क्या फ़ायदा है कि एवरेज फंक्शन में आपको सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस एवरेज के अंदर पहले से ही सब चीज़ें सम की स्टोर हुई हुई हैं। आप इस तरह कह सकते हैं जैसे हमने ये बात पढ़ी थी रिजल्ट ऑफ अनदर फंक्शन, के एवरेज फंक्शन में सम फंक्शन का रिजल्ट पहले से स्टोर होता है। उन्होंने बनाई ऐसे फंक्शन एवरेज को कि उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि वो सम पहले करके रखता है और उसको भी डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। हमें हमेशा एवरेज में फाइनल आंसर नहीं मिलेगा, हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 9 का जो थ्योरेटिकल वर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देखा फंक्शन क्या होते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर देखा हमने उसका, फिर आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फंक्शन हमने इस डे में पढ़ने हैं। हमने 3 फंक्शन पढ़े, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 9 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 9 का प्रैक्टिकल वर्क। टॉपिक है इंसर्टिंग फंक्शंस। तो बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूली। ये मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको,
बोर्ड पे कि फंक्शन असल में प्री डिफाइंड या बिल्ट इन पहले से मौजूद होते हैं एक्सेल में। कुछ फॉर्मूले हैं उनको वो इंसर्ट कर देते हैं, असल में एम्बेड कर देते हैं फंक्शंस के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। बहुत सी टाइप्स के बेटा फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल में, हर एक का अपना एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, हर एक का अपना ख़ास फंक्शन है। दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन। मुख्तलिफ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इन फंक्शंस को यूज़ करके। फंक्शंस कैन बी लोकेटेड फ्रॉम फार्मूला स्टेप। पहले हम ये वाला देखते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाता रहता हूँ प्रैक्टिकल वर्क भी कि फार्मूला स्टेप में कैसे होता है। एक्सेल ओपन करते हैं, ये आपको बेटा नज़र आ रहा है फार्मूला स्टेप। मैंने आपको बताया था स्पेलिंग यहाँ AE नहीं है ASE है, तो आपको इसी तरह लेके चलना पड़ेगा। बुक में फॉर्मूली लिखा हुआ है, AE लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम फार्मूला स्टेप हमारा नंबर 4th टैब है। सो तो 7 टैब्स थे, यहाँ 8 है, मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि यहाँ एक PDF का भी आ गया। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। जो फार्मूलाज है इस पर आपने बेटा क्लिक करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इस पर क्लिक। फार्मूला से मैंने बेटा क्लिक किया है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि फार्मूला टैब से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये पहले ही एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है उसने इंसर्ट फंक्शन। अब आप यहाँ से फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। उसने लिखा हुआ भी है एडिट द फार्मूला इन द करंट सेल बाय चूजिंग फंक्शन एंड एडिटिंग द आर्गुमेंट्स। उसने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं कि आप ये कर सकते हैं इससे। एक ये तरीका है बेटा फार्मूला स्टेप से। पहला तरीका तो ये है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। हम इसको देखते हैं करके क्लिक। जैसे ही करेंगे क्लिक, आपके सामने बेटा ये लिस्ट आ गई, इंसर्ट फंक्शन का एक बॉक्स आ गया, मेन्यू आ गया। इसमें आप अपनी मर्जी का फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ सर्च फॉर अ फंक्शन, आप सर्च करें अगर आपको नाम नहीं याद फंक्शन का। यहाँ पे बेटा आपको कुछ फंक्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें से कुछ हमने अभी देखने हैं, जैसे सम और एवरेज अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब अपनी मर्जी के फंक्शन, अगर आपको नाम नहीं याद सही तो आप टाइप करके थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। अभी हम फिलहाल इसको करते हैं कैंसिल। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। फार्मूला स्टेप हो गया, और बाय क्लिकिंग एंड इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन इन फार्मूला बार। अब ये ऑप्शन बेटा ये आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है फार्मूला बार के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ्ट पे इंसर्ट फंक्शन FX लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर मैं करता हूँ क्लिक बेटा। अब देखेंगे आप वही मेन्यू ओपन होगा जो पहले हुआ था, वही सेम मेन्यू ओपन हो गया इंसर्ट फंक्शन का, ठीक है। इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं ऊपर से। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे, वो तो बहुत आसान है, हमने खुद टाइप करना है। बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन इन फार्मूला बार और बाय टाइपिंग द फंक्शन मैन्युअली, कि आप फंक्शन को मैन्युअली खुद टाइप करें उसका नाम, ठीक है। ये भी हम करते हैं और हम इसी से फिर आगे लेके चलेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं यहाँ फार्मूला बार में बेटा मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताया ऑर्डर ऑफ फंक्शन आपको याद होगा। सबसे पहले हमने लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद उसके बाद बेटा फंक्शन का नेम आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहला फंक्शन अपना जो हमें पढ़ना है सम। अब देखिए मैंने सिर्फ S लिखा है, और बेटा ये कोशिश करें आप कैपिटल में लिखें, क्योंकि बुक में भी कैपिटल है, ज़्यादातर कैपिटल में लिखा करें एक्सेल में, ठीक है, अगर आप फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। अब बेटा देखें यहाँ पे आपने जैसे ही S लिखा है तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है, मल्टीपल फंक्शन जो एक्सेल में हैं S के नाम से, जिनका S से शुरू होता है नेम, वो आ गए आपके सामने। सर्च, सेकंड, साइन, उसके अलावा साइन ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन है, इसके अलावा SQRT ये भी आप आगे जाके पढ़ना है अभी। तो इसलिए बेटा ये उसने जो नाम आ रहे हैं S से वो उसने लिस्ट में दिखा दिए हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मैं लिखता हूँ S, लिख दिया U और M। ये देखें बेटा सम आ गया मेरे पास। मैंने पहला स्टेप कर लिया इक्वल टू का साइन, दूसरा स्टेप भी कर लिया, मैंने फंक्शन का नाम भी इंसर्ट कर दिया। अब तीसरा स्टेप है आर्गुमेंट लिखने हैं इसके, ठीक है। आर्गुमेंट लिखते हैं। आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट डालूंगा, राउंड ब्रैकेट या जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। डाल दिया मैंने पैरेंथेसिस। आगे आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये असल में उसने जनरल फॉर्म दी हुई है। क्या आप इस तरह लिख सकते हैं नंबर को, पहले नंबर 1 लिखें फिर नंबर 2 लिखें। इस तरह का भी आपने आगे जाके मिन मैक्स में देखना है फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन आप सम को उसने जो बुक में दिया हुआ है और जो सबसे ईजी है वो है सेल रेंज से, हम वही करेंगे अभी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सम फंक्शन हम पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। डेटा हम पहले लिख लें ताकि हम फिर फंक्शन अप्लाई कर सकें। तो पहले हम लिखते हैं डेटा, इसको मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस से ख़त्म। अब मैं बेटा यहाँ डेटा लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने 5 वैल्यूज़ लिखी हैं बेटा, A1 से लेके A5
A5 तक, ठीक है। अब हम यहाँ सम का फंक्शन लगाते हैं A6 पे। A6 में मैं क्या लगाऊंगा बेटा, फंक्शन। कैसे, सबसे पहले साइन डालेंगे आप इक्वल टू का, ठीक है। उसके बाद मैं पहले मैन्युअली करा रहा हूँ, सबसे आसान है। आप फार्मूला टैब से भी कर सकते हैं और फार्मूला बार से भी, लेकिन मैं सबसे आसान है, ये जल्दी हो जाता है, आपको फिर ढूंढना पड़ता है वरना। SUM, अब ब्रैकेट डालें आर्गूमेंट की। अब बेटा हमने यहाँ पे आर्गूमेंट में क्या लिखना है, A1 कॉलन A5, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू A1 में पड़ी है और एंडिंग वैल्यू A5 में पड़ी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब A1 कॉलन, अब आप देखें जैसे ही मैंने A1 किया है ये ब्लू हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। कॉलन A5, सॉरी इसको कैपिटल में लिखें बेटा ताकि ये आपके लिए इजी हो, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दें, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख लिया इक्वल टू सम आर्गुमेंट में A1 कॉलन A5। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया बेटा मेरे पास 15। क्या आंसर आया मेरे पास, 15। देख लेते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। तो हमने सम फंक्शन से 5 वैल्यूज़ को सम करके देख लिया, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा सम फंक्शन। अब हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा था फंक्शन प्रोडक्ट। उससे पहले मैं आपको बुक्स रीड करवा दूं, ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लेते हैं। चलें, फिगर 3.13 शोज डिफरेंट लोकेशंस ऑफ फंक्शन एप्लीकेशन, ये उसने दिखाई हुई है, हमने ये देख लिया सारा। अब बेटा आगे ऑर्डर है। ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोज। ऑल फंक्शन बिगिन विद द इक्वल साइन, आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज इंसर्टेड। एग्जाम्पल गिवन, फॉर एग्जाम्पल सम, ठीक है। ये मैं इसलिए तेज़ पढ़ रहा हूँ, मैं सारा अभी आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है, और मैंने बोर्ड में भी बता दिया था सब कुछ ये। देन देयर विल बी एन आर्गुमेंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट की डेफिनेशन, एन आर्गुमेंट इज द सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस दैट आर इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। इफ देयर इज मोर देन वन आर्गुमेंट सेपरेट ईच बाय अ कॉमा। ये बात बेटा मैंने नहीं आपको बतानी रह गई थी जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था कि अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट हो बेटा तब आप दोनों को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब बेटा जो कॉमा वाला है इसे हम आगे जाके देखेंगे जब हम पावर फंक्शन या कुछ खास फंक्शन हैं जिसमें ये एक से ज़्यादा आर्गुमेंट आप देते हैं, तब हम ये कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। सबसे पहले इक्वल साइन, फिर सम फंक्शन नेम है, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है उसने, आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विद वन आर्गुमेंट दैट एड्स अ रेंज ऑफ सेल्स A3 थ्रू A9। सम कॉमनली यूज फंक्शन आर एज फॉलोज। अब हम फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमने वैसे प्रैक्टिकली देख लिया, इसको हम पढ़ लेते हैं। Sum. The sum function adds all the numbers that user specifies as arguments. मतलब तमाम नंबर्स को ऐड करता है जो यूज़र स्पेसिफाई करता है। यूज़र स्पेसिफाई किस तरह करता है, सेल रेंज से। ये आपको एग्जांपल अभी नज़र आ रहा है, सेल रेंज से यूज़र स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट बेटा है ईच आर्गूमेंट। अब ये बात ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये आर्गूमेंट में बता दी थी जब बोर्ड पे समझा रहा था मैं। ईच आर्गूमेंट कैन बी अ रेंज, रेंज हो सकती है, सेल रेंज भी आप कह सकते हैं इसको। अ सेल रेफरेंस, रेफरेंस हो सकता है या एड्रेस हो सकता है। एन अरे, अरे हो सकती है, मैंने बताया था अरे को आप समझ लें लिस्ट। अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने पाई की एग्जांपल दी थी आपको। अ फार्मूला, कोई फार्मूला हो सकता है। और द रिजल्ट फ्रॉम अनदर फंक्शन, या किसी और फंक्शन का रिजल्ट भी हो सकता है। इसमें से कोई भी बेटा आपने ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ना सिवाय रेंज के। रेंज हमने पढ़ना है सब फंक्शन में, बाकी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फिर आप इसको रीड करें बस। फॉर एग्जाम्पल सम B5 colon B9 adds all the numbers that are contained in cells B5 through B9 as shown in figure 3.14। अब क्या कर रहा है बेटा ये फंक्शन, इक्वल टू सम फंक्शन नेम B5 colon B9 का मतलब B5 से लेके B9 रेंज में जो भी सेल्स आ रहे हैं उनमें जो भी डेटा है उनको सम कर दो या ऐड कर दो। ये हमने सम फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फंक्शन, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट। जो आर्गुमेंट्स में हम नंबर्स देंगे उनको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, और आंसर उनका रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इन सेल A4, सेल A4 में जो उसने यहाँ दिखाया हुआ है वैसे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये हम खुद देखते हैं अभी। द फंक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट A1, A2। अब यहाँ पे बेटा देखें, यहाँ पे उसने कॉमा लिखा है। कॉमा का मतलब मैंने बताया था कि आपने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट देने हो तब आप यूज़ करेंगे, और उसने यहाँ यूज़ करवाया आपको प्रोडक्ट फंक्शन में, ठीक है। अभी हम इसको यूज़ करते हैं। A1, A2 इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन सेल्स A1
and A2 as shown in figure। अब हम क्या करते हैं बेटा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दो नंबर्स को किस तरह करना है बेटा हमने मल्टीप्लाई, देखें सबसे पहले हम लिखते हैं, मैं अब जो उसने बुक में लिखा है वही कर देते हैं, चले हम अपने से एग्जांपल करते हैं। इक्वल टू, पहले मैं A1 और B1 में और B2 में मैं लिखूंगा वैल्यूज़, ठीक है। B में लिख रहा हूँ मैं 5 और B1 में लिख रहा हूँ 5 और B2 में लिख रहा हूँ मैं 2, बल्कि इसको 3 कर देते हैं, 3, ठीक है। अब बेटा हम इसको 5 और 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट जो इसका लेंगे वो हम किसी और मेथड से लेते हैं, ठीक है। हम फार्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन में जाके फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम इंसर्ट फंक्शन में जाके बेटा फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस लिस्ट में नज़र आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आप करें क्लिक, प्रोडक्ट पे क्लिक पहले से बल्कि हुआ हुआ है, इसको आप ओके प्रेस कर दें। यहाँ पे बेटा उसने देखिए खुद ब खुद रेंज लिख दी है B1 और B2, B1 कॉलन B2। B1 में जो वैल्यू है उसने लिखी हुई है 5 और B2 में 3। अब आप क्या कर दें, इसको ओके प्रेस कर दें। जैसे ही ओके प्रेस किया आपने देखा आपका आंसर आ गया 15, 5 × 3 = 15। तो ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम पहले बुक से पढ़ लें इसको, ये हमने बल्कि बुक से पढ़ लिया था, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लिया है। ये मैंने आपको बताया इंसर्ट फंक्शन से। अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स की तरह मैं लिखूँ, जैसे उसने कॉमा से लिखा हुआ, तो मैं इस तरह लिखूँगा A1। अब बेटा कि मैं किस तरह लिखूँगा, इक्वल टू प्रोडक्ट उसी तरह रहने दें, ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं B1, B2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। देखिए अब भी आपके पास आंसर बेटा 15 ही आया है। 5 × 3 = 15। तो आप कॉमा डाल के भी कर सकते हैं और सेल रेंज से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वर्क फॉर डे 9 का फंक्शन, वो है एवरेज। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्गुमेंट्स। ये मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल इफ द रेंज B1 कॉलन B5 कंटेन्स नंबर्स, द फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज B1 कॉलन B5 रिटर्न्स द एवरेज ऑफ दोज नंबर जो उस लिस्ट रेंज में आ रहे होंगे एज शोन इन फिगर, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली। 3 कॉलम में आ रहे हैं, कोई वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज किस तरह बेटा निकलती है, एवरेज इसके लिए हम पहले इक्वल टू, इससे पहले बेटा हम अब जो मेथड यूज़ करेंगे वो लास्ट मेथड है जो हमने थर्ड मेथड पढ़ा था, फार्मूला बार से जब आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे C6 में हमने ये फंक्शन लगाना है और फार्मूला बार से आप F(x) पे करेंगे बेटा क्लिक, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया। अब बेटा यहाँ पे आप सर्च करें एवरेज, इसको आप जो टाइप लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस से ख़त्म करें और यहाँ लिखें एवरेज, ठीक है। अब हम करते हैं इसको गो पे करेंगे क्लिक, तो आपके पास ये ढूंढ के देगा आपको। बल्कि आप गो पे क्लिक ना भी करें, आप इधर भी क्लिक करेंगे, देखें लिस्ट में 2 जगह आप काम ये कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। या तो आप एवरेज इस पर क्लिक कर लें या आप यहाँ गो पे प्रेस कर दें, ठीक है। हम यहाँ एवरेज पे ही क्लिक कर देते हैं, एवरेज पे क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसने खुद लिख दिया आपके सामने C1 कॉलन C5, 10, 20, 30, 40, 50, इन सब की वो क्या निकालेगा, एवरेज। अब हम इसको ओके करते हैं। इसका आंसर भी उसने देखिए पहले बता दिया, 30 इसका आंसर आएगा। ओके प्रेस कर देते हैं, ये देखें इसके एवरेज के आगे बेटा 30, तो यहाँ पे हमारी एवरेज आ गई इन 5 नंबर्स की 30, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा बुक से हमारा बल्कि काम कंप्लीट हो गया था। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्क फॉर डे 9 के। शॉर्ट क्वेश्चन पे आए, पेज नंबर 6 बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर फंक्शन इन एक्सेल। इसको बेटा आपने जो डेफिनेशन है वो जो बुक में दी हुई थी, मैं आपको बुक से भी बता रहा हूँ। ये फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूली, different types of functions are available in Excel. These functions can be used for different calculations. यहाँ तक बेटा आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वेयर फंक्शंस आर लोकेटेड इन एक्सेल। कहाँ पे होते हैं फंक्शन, ये भी बुक में दिया हुआ है। फंक्शंस कैन बी लोकेटेड फ्रॉम, यहाँ से बेटा थर्ड लाइन, लोकेटेड फ्रॉम फार्मूलाज टैब और बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन इन फार्मूला बार और बाय टाइपिंग द फंक्शन मैनुअली। ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। ऑर्डर बेटा आपने यहाँ से लिखना है। ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोज। ये बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज देयर विल बी एन आर्गुमेंट, यहाँ तक लिखना है 3 स्टेप्स में, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज एन आर्गुमेंट इन एक्सेल।
आर्गुमेंट की डेफिनेशन बेटा आपने लिखनी है, एन आर्गुमेंट इज द सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस दैट आर इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सम फंक्शन इन एक्सेल, आल्सो गिव एन एग्जांपल। आपने बेटा इस सम फंक्शन के बारे में लिखना है स्टार्ट से, द सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स दैट यूजर स्पेसिफाइज एज आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा बस आपने यहाँ तक लिखना आर्गुमेंट्स, ठीक है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा आपने लिखना है और एज शोन फिगर आप खुद जब बनाएंगे तब लिखें, ये भी आपको बताऊंगा कैसे फिगर बनानी है इसकी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है प्रोडक्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन इन एक्सेल, आल्सो गिव एन एग्जांपल। आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है कंप्लीट और सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल भी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवरेज फंक्शन इन एक्सेल, आल्सो गिव एन एग्जांपल। आपने पर्पस लिखना है एवरेज फंक्शन का और एग्जांपल लिखनी है। द एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्गुमेंट्स, बस यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आगे एग्जांपल लिखनी है। फॉर एग्जांपल इफ द रेंज B1 कॉलन B5 कंटेन्स नंबर्स, द फॉर्मूला, या आपने कंप्लीट एज शोन फिगर तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वर्क फॉर डे 9 का प्रैक्टिकल वर्क और शॉर्ट क्वेश्चन नोट से कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 10। वर्क फॉर डे 10 में हमने रिमेनिंग 4 फंक्शंस जो एक्सेल में आपको इस बुक में दिए हुए हैं, जो आपने पढ़ने हैं इस बुक में, वो हैं पावर, SQRT, मिन, मैक्स। 3 फंक्शन हम पिछले डे में पढ़ चुके हैं जो सम, प्रोडक्ट और एवरेज के थे। अब हम रिमेनिंग 4 फंक्शंस को इस डे में कवर करते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो ये चारों फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए आज से कि उनके जो लिखने का अंदाज़ है या उनकी जो जर्नल फॉर्म है थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी 3 फंक्शन से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला बेटा पावर। पावर का मतलब है बेटा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा किसी नंबर की ऊपर पावर होती है, इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें 2 की पावर 2, आंसर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इस तरह पावर इस तरह चलता है ये। तो पावर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ नंबर रेज टू अ पावर। अब क्या हमें आंसर देता है, रिजल्ट क्या आता है, रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ नंबर, उस नंबर का जो हम चाह रहे हैं, रेज टू अ पावर, उसकी पावर रेज करके, मतलब आपको पता है जो पावर है वो ऊपर होती है, रेज का मतलब है उठाया। अब यहाँ पे मतलब है कि आप नंबर लिखते हैं उसके ऊपर जो पावर रेज टू पावर है उसका जो आंसर आता है वो हमें ये पावर फंक्शन देता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, पहले मैं उसकी जनरल फॉर्म बता दूँ आपको। जनरल फॉर्म इसकी है बेटा, सबसे पहले आपको पता है जैसे फंक्शन लिखते हैं, हमने लास्ट डे में पढ़ा था, सबसे पहले आता है इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन के बाद उस फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है, पावर, पूरा लिखना है इसको, P और W नहीं लिखना, पूरा लिखना है पावर। उसके बाद बेटा ब्रैकेट्स, आपको पता है ब्रैकेट्स में आता है आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं। अब ये 2 चीज़ें लेता है आर्गुमेंट्स में बेटा, आर्गुमेंट्स में अगर 2 चीज़ें हो ना तो दोनों को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। ये आर्गुमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आर्गुमेंट में आपने 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ देनी है, पिछले तो हमने पढ़ा था सम में, हमने क्या किया था, सेल रेंज दे दी थी, वहाँ एक ही था आर्गुमेंट। अगर आपने मल्टीपल आर्गुमेंट्स देने हो तो उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है। तो कॉमा यहाँ हमने लगाया है, नंबर कॉमा पावर। अब इसका क्या मतलब है, नंबर क्या है, नंबर का मतलब बेस नंबर, जो बेस में होता है, जिसकी आपने पावर लेनी है, और ये बेस नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इरेशनल भी हो और रैशनल भी हो, मतलब ये यूनियन होता है रियल नंबर, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे। अब बेस नंबर से मुराद ये है कि फर्ज करें आपने 2 की पावर 2 लेनी है, तो 2 क्या है, यहाँ आपका नंबर बेस नंबर है और पावर क्या है, एक्सपोनेंट है, मतलब उसकी पावर ले रहे हैं आप, वो 2 वो भी यहाँ 2 है। तो आप लिखेंगे फिर एक्सेल में इक्वल टू पावर 2, 2 का मतलब, पहले 2 का मतलब नंबर है यानी बेस नंबर, और दूसरे 2 का मतलब पावर या एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखेंगे। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हम इस तरह करते हैं, इक्वल टू पावर ब्रैकेट 2, ब्रैकेट क्लोज। 2 का मतलब यहाँ बेटा ये आप 2 इस तरह समझे, मैथ में इस तरह आप करते हैं 2 और उसकी पावर 2, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसने बुक में कहा है कि आप इस तरह कर सकते हैं या एक और तरीका है। पावर के लिए बेटा कंप्यूटर में जो साइन यूज़ होता है वो साइन ये है, ये मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये साइन, इसको आप कैरेट साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये साइन है कैरेट साइन, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपने 2 की पावर 2 लेनी है तो आप इस तरह लिखेंगे एक्सेल में 2
उसके बाद ये साइन डालेंगे, ये ऑपरेटर समझ लें आप इसको, जैसे आप प्लस का साइन डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन का डालते हैं, तो इस तरह आप ये साइन डालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। बुक में उसने कहा है, बुक में उसने 5 की एग्जाम्पल दी है, तो हम वो देख लेते हैं। 5 पावर 2, इसका आंसर क्या होगा 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे। तो पहला हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ, डे 10 का पावर फंक्शन। क्या करता है, रिटर्न करता है रिजल्ट ऑफ नंबर रेज टू अ पावर, मतलब जो आपने नंबर लिया है उसकी पावर लिया है, जो उसका आंसर आएगा वो हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा SQRT, ये शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर रूट की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हम ये पावर फंक्शन में एक क्लास से हम स्क्वायर ही देख चुके हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, यहाँ क्यूब भी ले सकते हैं, यहाँ तो कोई भी पावर आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कैसे पावर लेनी है। यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर रूट की, ठीक है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। कैलकुलेट स्क्वायर रूट, ये क्या करता है, कैलकुलेट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। इसकी जनरल फॉर्म देखें, इसकी आसान है जनरल फॉर्म, ईजी है बहुत। जनरल फॉर्म क्या है, इक्वल टू SQRT, ये तो फंक्शन का नेम है, और आर्गुमेंट में क्या है, सिर्फ नंबर जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। फर्स्ट करें, अब एग्जांपल भी साथ ही कर लेते हैं। इक्वल टू SQRT और ब्रैकेट में हम लिखते हैं 25। ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसलिए बेटा आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा सुन लें, यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू बेटा नहीं आ सकती। अगर मैंने लिख दिया, फर्स्ट करें, स्क्वायर रूट ऑफ -25, अब मैंने जो -25 लिखा है, इससे क्या होगा, एक एरर आएगा एक्सेल में, इस तरह का एरर होता है, वो हैश साइन होता है, उसके बाद नम लिखा होता है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। ये एरर आएगा अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये आपने 9th के मैथ में जाके पढ़ना है और फिर फर्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह जाके पढ़ना है कि वहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा, तो वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। एक्सेल में नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए एरर आएगा, ये भी उसने बुक में बताया हुआ है। ये हम अभी बुक से जब पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे तब मैं आपको ये एरर भी दिखाऊंगा कैसे आता है, ठीक है। तो दोबारा सुन लें, SQRT फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट लेता है नंबर का, और ये भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट लेता है। SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट लेता है किसका, एक पॉजिटिव नंबर का, आप ये भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो ये वाला एरर आएगा, ठीक है, हैश साइन, नंबर और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट 2 फंक्शंस पे। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। मिन शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम की, मिनिमम का मतलब कम, जिसका आप उर्दू में कहते हैं, और यहाँ पे मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। और मैक्स शॉर्ट फॉर्म है मैक्सिमम की, मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों के जो पर्पज़ है वो क्या है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, बाकी सेम है। मिन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब आंसर हमें क्या देता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू का। किस में से, फ्रॉम सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। सप्लाइड सेट, सप्लाइड का मतलब ऐसे यहाँ है मुहैया करना, मतलब जो आपने उसको सेट दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यूज का। न्यूमेरिकल मतलब यहाँ नंबर से की बात हो रही है, नंबर्स को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं उसको सेट की फॉर्म में। सेट का आपको पता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी मैथ में। यहाँ पे वो कह रहा है फ्रॉम सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो आपने उस वक्त उसको वैल्यूज दी हुई हैं, सप्लाई की हुई हैं उस खास आर्गुमेंट में, वो उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर देगा। कौन सा फंक्शन, मिन फंक्शन। अब मैक्स देख लेते हैं, मैक्स ऑपोजिट करेगा, वो लार्जेस्ट वैल्यू को करेगा बेटा। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैक्स फंक्शन क्या करता है कि लार्जेस्ट वैल्यू को उस जो आपने सेट दिया हुआ है उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है उन न्यूमेरिकल वैल्यूज में से उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। दोनों के जो जनरल फॉर्म है उसमें सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, मिन और मैक्स का, बाकी सेम है आगे। इक्वल टू आपको पता है, मेन फंक्शन का नेम है, ब्रैकेट में आर्गुमेंट आता है। ये गौर से देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं बेटा, इसलिए बड़े ध्यान से करना है, एक राउंड ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसलिए गौर से देखें इसको। इक्वल टू मेन फंक्शन नेम, ब्रैकेट, आर्गुमेंट की, नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है फर्स्ट नंबर। जाहिर है बेटा आप एक नंबर में से तो नहीं बता सकते मिन या मैक्स, ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा वैल्यूज देनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ज़्यादा नंबर देने पड़ेंगे। नंबर 1 कॉमा,
अब ये जो बेटा उसने डाली है ब्रैकेट, ये दूसरे नंबर के लिए डाली है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है नंबर 2, फिर कॉमा, आगे 3 डॉट्स हैं बेटा। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन या सीरीज। जब भी आप सीरीज में कोई चीज़ लिखते हैं, अब बहुत से नंबर्स होते हैं, आप इसी तरह डॉट डालते हैं 3 डॉट्स, इसका मतलब होता है कि सीरीज में चल रहे हैं या सो ऑन, आगे चलते जा रहे हैं नंबर, ठीक है। ये नंबर जितने मर्जी आप लिखते जाएं, ठीक है। इसका एक आसान हल है कि आप बजाय सीरीज में नंबर लिखें, आप सेल रेंज दे दें। आप मुख्तलिफ सेल्स में अपनी वैल्यूज़ लिखें और सेल रेंज दे दें उसको। कैसे? इस तरह देखें, मैं आपको सेल रेंज से समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा इजी होगा। इक्वल टू मेन, फर्ज करें C1 कोलन C5। अब इसका मतलब क्या हुआ, C1 से लेके C5 तक इन सेल्स में जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो हमें रिटर्न कर दे। इसी तरह हम मैक्स में भी कर सकते हैं। इक्वल टू मैक्स C1 कोलन C5। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के कोई भी सेल रख सकते हैं जो हाँ आपने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्स में क्या किया मैंने, इक्वल टू मैक्स C1 कोलन C5। ये मैं आपको सेल रेंज से समझा रहा हूँ, जो उसमें बुक में भी इसी तरह समझाया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा इजी है, सेल रेंज सबसे इजी होता है। आप सेल रेंज दे दें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बजाय आप सेल रेफरेंसेस पे जाएँ, फॉर्मूले पे जाएँ, इसके अलावा आप किसी कॉन्स्टेंट पे जाएँ। सबसे आसान है सेल रेंज से आप काम कर लें अपना, ठीक है, क्योंकि आपने मल्टीपल सेल्स में डेटा लिखा होता है मिन और मैक्स के लिए। हमारा बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया टॉपिक इंसर्टिंग फंक्शंस का। हमारा जो मेन फर्स्ट हाफ था इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ हमने आज कंप्लीट कर लिया। 10 डेज़ में हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया। और मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट हाफ तक के दिए थे। मैंने 2 हिस्सों में आपके शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे चैप्टर के। फर्स्ट हाफ जो मैंने दिए थे वहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। वो अब हम रीडिंग करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट हाफ, जो सेकंड हाफ है चैप्टर का, वो स्टार्ट करेंगे। और उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट दिए थे, ठीक है। नंबरिंग उसी तरह आगे चल रही थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट से हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा हमारा, क्योंकि उसमें स्प्रेडशीट्स बनानी है हमने। तो हम स्प्रेडशीट का काम एक लेक्चर में करेंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट जो हमारा रह गया एक्सेल का टॉपिक, वो है फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल में, रोज कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो ये काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 10 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो डे है वर्क फॉर डे 10, उसका प्रैक्टिकल वर्क। हमने वर्क फॉर डे 10 में 4 फंक्शंस को कवर किया था, पावर फंक्शन, SQRT फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको एक एक को प्रैक्टिकली भी देखते हैं और साथ ही बुक रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर। ये मैंने आपको बताया था, रिजल्ट देता है नंबर का रेज टू अ पावर, जो उसकी पावर में आप लिखते हैं उसका आंसर। इट्स जनरल फॉर्म है, ये मैंने आपको समझा दिया था सारा बेटा। नंबर इज द बेस नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था। पावर इज द एक्सपोनेंट टू विच द बेस नंबर इज रेज्ड, ये भी आपको मैंने समझाया था बोर्ड पे। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एग्जाम्पल, द फंक्शन पावर equal to power 55,3 is used to find the value of 55 raised to power 3। अब इसका मतलब क्या है, 55 की पावर 3, ठीक है। इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, कोई नंबर लिख लेते हैं। हम नंबर लिखते हैं, बल्कि इसमें आपको बेटा इस जो आपको पावर फंक्शन, इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी सेल में आप फॉर्मूले के अंदर ही वो लिख सकते हैं। या तो आप ये काम कर लें, या आप सेल रेफरेंसेस या सेल रेंज दे दें। हम ज़्यादातर काम आसान करते हैं अपने लिए, क्योंकि ये छोटा सा फंक्शन है पावर फंक्शन, हम इजीली इसको परफॉर्म करते हैं सिंपल एक लाइन में। इक्वल टू POWER पावर, इसको मैं कैपिटल में लिखना है बेटा, POWER पावर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएंगे बेटा, आर्गुमेंट्स। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए आपको वो बता भी रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी। पावर नंबर कॉमा पावर, नंबर क्या होगा, कोई रियल नंबर, बेस नंबर जो होता है, और पावर आपका एक्सपोनेंट होगा। अब नंबर हम लिखते हैं सिंपल नंबर 5 मेरा नंबर है, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमा का मतलब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं आप, इसलिए कॉमा लगा रहे हैं। 5,2 का मतलब पावर 2, 5 पावर 2, ब्रैकेट्स क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 25 आपका आंसर आया। इसका मतलब है पावर फंक्शन से आपका आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया। अब हम इसको चेंज करते हैं। चेंज किस तरह करते हैं हम इसको बेटा, इस तरह करते हैं कि हम जैसे उसने कहा था, हम इसको कोई और वैल्यू देते हैं। हम यहाँ पे बेटा
5 की जगह लिख देते हैं 7 और 2 की जगह लिख देते हैं 3। अब यहाँ पे आंसर है 343, इसका मतलब 7 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 343। अब मैं थोड़ा आपको आसान नंबर करवाता हूँ ताकि आपको आंसर भी कंफर्म हो। नंबर लिखते हैं हम 2 और पावर लिखते हैं 4, इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। आंसर आ गया हमारा 16, ठीक है। तो हमारा पावर फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये डू यू नो द कैरेट कहते हैं वैसे बेटा इसको, द या एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी होता है ये। द एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पावर टू इंडिकेट टू व्हाट पावर द बेस नंबर इज टू बी रेज्ड, सच एज इन 5 पावर 2। अब हम इसको बेटा देखते हैं करके, अगर ये हमें आंसर दे दे। सबसे पहले C1 में मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ 5। ये साइन जो है ये बेटा आपको शिफ्ट और 6 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। 6 आप जो ऊपर आपके कीबोर्ड पे होते हैं अल्फ़ाबेट की, उसके ऊपर जो नंबर्स भी होते हैं और 7 स्पेशल कैरेक्टर्स, उसमें आपको शिफ्ट 6 प्रेस करना पड़ेगा तो आपको ये साइन मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर जो रो है टॉप रो, उसमें आप देख सकते हैं एक तो टॉप रो होती है कीबोर्ड की फंक्शन कीज वाली, उससे नीचे वाली जो रो होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर्स होते हैं बेटा उस रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसमें आप देखेंगे साथ ही उनके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। ये आप यहाँ से शिफ्ट और 6 प्रेस करेंगे तो आप ये वाला साइन देख लेंगे, टाइप कर सकते हैं आप ये वाला साइन शिफ्ट 6 प्रेस करके। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 2 और इक्वल टू, ये 5 पावर 2 मैंने लिख लिया, एंटर, 25 आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा फंक्शन है SQRT। SQRT फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, इट्स जनरल फॉर्म इज SQRT कॉमा नंबर। अब हम यही करते हैं, 256 का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं ई में आ रहा हूँ कॉलम में, इक्वल टू SQRT लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट आर्गुमेंट्स के लिए, आर्गुमेंट्स में हम नंबर देते हैं 256 और क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट, एंटर। 16, 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 16। अब हम कोई आसान नंबर लेते हैं, 256 की जगह बेटा मैं लिखता हूँ इधर 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 2। अब हम कोई और वैल्यू लेते हैं, स्क्वायर रूट में लिखते हैं 25, तो आंसर आ गया 5। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल इसकी करवा दी हैं। अब हमने देखना है जो एरर मैंने बताया था कि एरर आता है कि नहीं आता, अगर आप नेगेटिव वैल्यू दें। मैं यहाँ बेटा -25 देता हूँ, माइनस, एंटर। ये देखें, याद है आपको मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था बोर्ड पे कि ये एरर आता है, #num आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये बेटा एरर है क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो अक्सर एक एरर दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद बेटा हम देखते हैं एरर को फिलहाल हम करते हैं ख़त्म। कैसे ख़त्म होगा, इसको प्लस कर दें दोबारा, ठीक हो गया, सही है। आगे बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारा फंक्शन है वो है मैक्स फंक्शन, ठीक है। मैक्स और मिन हम एक साथ ही देखेंगे, मैं बुक से पढ़ा देता हूँ। द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स जनरल फॉर्म इज, मैं आपको समझा दिया था, वेयर द नंबर आर्गुमेंट्स आर अ सेट ऑफ 1 और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ देम। अब इन नंबर्स में क्या होता है कि सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर वो देगा। एग्जाम्पल बेटा अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है min function. The actual min function returns the smallest value from a supplied set of numerical values. The general form of the function is, ये आप जनरल फॉर्म मैंने बता दी थी, where the number arguments are a set of 1 or more numeric values. The function एग्जाम्पल आगे, द फंक्शन आगे उसने बताई हुई एग्जाम्पल। अब हम बेटा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम जी कॉलम में आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ वैल्यूज़। पहले मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ बेटा कुछ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, G6 में फॉर्मूला लगाते हैं। G6 में बेटा अब हम फंक्शन लगा रहे हैं max, मैक्स, इतना ही लिखना है बेटा आपने इसको, ठीक है। हम लगाते हैं इसमें मैक्स फंक्शन बेटा max, मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट आर्गुमेंट्स के लिए। अब हम रेंज देते हैं, सेल रेंज देते हैं, बजाय कि हम ये एक एक नंबर लिखें, वो ज़रा लंबा मेथड है, ठीक है। हम सेल रेंज देते हैं। सेल रेंज कैसे देंगे, G1 स्टार्टिंग कॉलन G5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख रहे हैं 50 आंसर आया है। आंसर क्या 50 सही आया है? बिल्कुल सही आया बेटा, क्योंकि इस गिवन सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा 50 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और इसको करते हैं मिनिमम, ठीक है। मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, ये चले हम नई बना लेते हैं, ठीक है। यही वैल्यूज देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मिन,
ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लिखेंगे H1 कोलन H5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं मेन वैल्यू हमारी कौन सी है, वैसे 10, देखते हैं 10 आंसर आता है कि नहीं आता। एंटर प्रेस कर दें, ये देखें बेटा आपका 10 आंसर आ गया है। इस सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये मिन मैक्स फंक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब हम बेटा आते हैं, बुक रीडिंग भी होगी हमारी। एक शॉर्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 41। What is the purpose of power function in Excel? The power function returns the result of a number raised to a power. Its general form is, या आपने बुक वाले लिखना है, मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ, ये बुक वाले सारा लिखना है आपने, ठीक है। जनरल फॉर्म भी लिखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर एंड पावर इन पावर फंक्शन। अब नंबर और पावर क्या होते हैं, ये उसने यहाँ पे से दिए हुए हैं, नंबर से लेके रेस तक, यहाँ तक आपने लिखना है। ये मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 43, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ पावर फंक्शन। आपने एग्जाम्पल लिखनी है, तो आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम हम देखेंगे कैसे बनानी है लास्ट में, अभी नहीं। ये बेटा मैं आपको डू यू नो पढ़ा देता हूँ। इफ़ नंबर इज नेगेटिव, SQRT फंक्शन रिटर्न्स द, ये हैश नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क एरर वैल्यू, ये वैल्यू होती है, एरर होता है, मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQRT फंक्शन इन एक्सेल, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। अब इसका बेटा आपने आंसर लिखना है, द SQRT फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, इट्स जनरल फॉर्म इज, ये लिखनी है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल साथ लिख दीजिएगा इसकी जो बुक में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक्स फंक्शन इन एक्सेल। या आप बेटा बुक वाले लिखेंगे, द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स जनरल फॉर्म इज, ये लिख के उसके बाद फिर आपने एग्जाम्पल का सेपरेट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्स फंक्शन। आपने एग्जाम्पल लिखनी है मैक्स फंक्शन की, लेकिन विद डायग्राम। ये डायग्राम कैसे बनानी है मैं आपको एक ही लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे डायग्राम आप बनाएंगे इस पूरे चैप्टर की, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिन फंक्शन इन एक्सेल। मिन फंक्शन में बेटा आपने बुक वाला लिखना है, द एक्सेल मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज, या आप जनरल फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ का, जो इस बुक का इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 48, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मिन फंक्शन, या आप फंक्शन की जो एग्जाम्पल है वो आप यही वाली लिखेंगे। डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हाफ में हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक नोट्स के कवर कर लिए हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी देख लिया, थ्योरेटिकल वर्क, उसके बाद बुक रीडिंग, सब चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर, उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे डायग्राम बनानी है अपने पेपर में, अगर ये काफ़ी चीज़ों की डायग्राम है वो कैसे बनानी है, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। आज के बेटा लेक्चर में जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस तरह आ सकता है कि राइट एनी 2 और 3 फंक्शंस ऑफ एक्सेल, या व्हाट इज़ द पर्पस एंड एग्जाम्पल ऑफ सम, प्रोडक्ट, एवरेज, या कोई भी अपनी मर्जी के 2 से 3 फंक्शन वो आपको दे देगा और आप उसमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही, और मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 7 हैं तो कोई से 3 या 4 वो कह देगा लिखने को दे दें, ठीक है। कोई से 3-4 आपको लिखने के लिए आ सकते हैं 7 में से। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 10 और फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से एक्सेल की प्रैक्टिस करें ताकि आपको साथ साथ ये एक्सेल आता जाए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी नई चीज़ें हैं इसमें, तो आपसे मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए पहले आप इस फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह पे प्रैक्टिकली घर में देखें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।